तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलॉट चैनल पे। आज हम बताएंगे एसएससी जेईई के पूरी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन कौन से पोस्ट मिलेगा, इसके अलावा अच्छा पोस्ट कैसे मिल सकता है, क्या कट ऑफ वगैरह रहता है, इसके साथ ही साथ डिटेल सिलेबस आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। सभी बातों के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इससे पहले मैं बता दूं कि एसएससी जेईई का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर में होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें एसएससी जेईई के, तो अगर आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता है। तो सभी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को फिल करने के लिए एसएससी एक कॉमन एग्जामिनेशन कराती है जो आपका एसएससी जेईई होता है। एसएससी जेईई क्वालिफाई करने के बाद आप सीपीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यूडी के अलावा आप बीआरओ वगैरह में कहीं भी आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं। सारी जॉब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई का, तो एसएससी जेईई में अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो पेपर क्वालिफाई करना होता है। पहला जो पेपर होता है वो आप प्री के तौर पे मान सकते हैं, जिसके लिए आपको ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अलावा अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो ये आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसको हम मेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्री के सिलेबस के बारे में बात करें, प्री के पेपर के बारे में बात करें, तो प्री में आपके दो सेक्शन होते हैं। एक तो सेक्शन आपका टेक्निकल का होता है, दूसरा सेक्शन आपका नॉन टेक्निकल का होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा भी किया हुआ है या फिर अगर आपने बीई या बीटेक की डिग्री भी ली हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहां पे थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई जाता है, और इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कंपटीशन थोड़ा सा टफ इसलिए रहता है क्योंकि आपका कंपटीशन डायरेक्टली बीटेक के स्टूडेंट के साथ, बीई के स्टूडेंट के साथ, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का होता है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप लोगों का बढ़ जाएगा लेवल। मैं अगर बताऊं कट ऑफ वगैरह या फिर एग्जामिनेशन के लेवल को देखें तो पेपर 1 के बारे में बात करें तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इसमें दोनों आते हैं। टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का आता है और इसके अलावा नॉन टेक्निकल भी आपका 100 मार्क्स का आता है, जिसमें रीजनिंग आपके 100 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपके जो रीजनिंग है वो आपके टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका जीके जीएस होता है वो भी आपका 50 नंबर का पूछा जाता है। तो रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का होगा, जीके जीएस 50 मार्क्स का होगा। टोटल 200 नंबर का आपका ये पेपर है, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय निर्धारित है। इसी तरीके से जो आपका पेपर 2 होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका पेपर 2 होगा वो आपका टेक्निकल का पेपर होगा। यानी कि आप किस भी ब्रांच का है, जिस भी ब्रांच के हैं, आपको ये पेपर डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। जबकि आप पहले वाले पेपर के बारे में देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यूज होता है इसमें। ठीक है, और एमसीक्यूज आपका होता है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से आपका मार्क्स बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, नहीं 200 मार्क्स का है तो 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल, प्रत्येक के लिए आपके पास 1 नंबर है। एक क्वेश्चन के लिए 0.25 आपके पास माइनस मार्किंग भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर जीके जीएस और इसके अलावा टेक्निकल 100। अब बीई बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे मात खा जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे नॉन टेक वाले पोर्शन पे रीजनिंग और जीके जीएस उन लोगों का बिल्कुल तैयार होता नहीं, क्योंकि आप 3 ईयर बीटेक में देखेंगे तो कहीं भी आपका रीजनिंग का सिलेबस नहीं है, जीके जीएस का सिलेबस नहीं है। लेकिन टेक्निकल चूंकि लेवल इसका इजी टू मॉडरेट आता है, इसलिए कई सारे स्टूडेंट 80 प्लस कर लेते हैं। तो अगर आपका 100 में 80 प्लस अगर यहाँ पे है तब जाकर के आपका पेपर 1 क्वालिफाई होने का चांस बनता है। अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, जो पेपर 2 है ये आपके सिलेक्शन को ज्यादा एश्योर करता है। कैसे एश्योर करता है, अगर आपका रीजनिंग में कमांड है, मैं रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगा। रीजनिंग में अगर 50 में से अगर आपने 40 प्लस नहीं किया, 40 प्लस से कम नंबर आ रहे हैं, 38, 37, 35 आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगर आप एश्योर तरीके से बीआरओ या सीपीडब्ल्यूडी के पोस्ट को पाना चाहते हैं तो ये एकदम डेफिनेटली बना लीजिए कि आपके रीजनिंग 50 क्वेश्चन में 40 प्लस तो आपके सही होने जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसके नीचे वाले सेक्शन में आएंगे ना, जीके जीएस में, ये थोड़ा सा आपका सिलेबस ब्रॉड पड़ जाता है। अगर इसमें साइंस वाले सिलेबस को देखें तो आप आसानी के साथ कहेंगे सर साइंस तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछेगा 10वीं लेवल का, वो तो हो जाएगा। तो जीएस
जीएस में मान लेता हूं कि हो जाएगा, फिर भी उसमें बायोलॉजी वाला सेक्शन जो होता है आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जीके का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा आपका टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस 200 में से, ठीक है, एटलीस्ट 140 150 तो एटलीस्ट आना चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपका 300 मार्क्स होता है और इसमें याद रखिएगा कि ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता, यानी डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई कर लिया। तो बस आपने पेपर 1 पेपर 2 को क्वालिफाई किया, उसके बाद आपका सिलेक्शन होना एकदम फिक्स है, समझ जाइए। सैलरी वगैरह बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका 35,000 यानी कि इन हैंड आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 50 से 55,000 रुपए तक आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि रीजनिंग टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपका 40 प्लस लाना जरूरी है। तो रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या है, एनालॉजीज में आपको सबसे पहले पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो है वर्ड सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे वर्ड सीरीज लिख देता हूं। इसी में आपका एक और टॉपिक आता है स्टूडेंट, इसको हम नंबर सीरीज के नाम से जानते हैं, ये आपका नंबर सीरीज हो गया। इसके अलावा इसी में आपका आता है डाइस एंड क्यूब, और इसके अलावा आपका इसी में आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है डिक्शनरी से कि आपका कौन सा वर्ड पहले आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दे दिया वर्ड क्रो और एक वर्ड दे दिया काऊ, और बोलेगा कि डिक्शनरी में सबसे पहले अगर खोजेंगे आप वर्ड्स को तो आपका सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, क्रो आएगा या काऊ आएगा, इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपके पास वाटर इमेज भी पूछा जाता है कि पानी में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसके अलावा इसमें आपका मिरर इमेज भी पूछा जाता है। मतलब इमेज वाले सेक्शन से आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए तो पेपर 1 में मिनिमम आपके पास 30% मार्क्स क्वालिफाइंग होनी चाहिए, तब जाकर के आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। ओबीसी के आप स्टूडेंट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम आपके पास 25 मार्क्स होने चाहिए, और अदर आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो आपके पास 20% रहेगा, तब जाकर के आप पेपर को क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करेंगे और सेकंड पेपर में जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के नॉर्मलाइज्ड मार्क और कट ऑफ के बारे में बात करूं, जिस नंबर पे आपका बीआरओ और सीपीडब्ल्यूडी मिला था वो है आपका 155, ये आपका 2019 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को काफी सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।